हो गया। जो असल सवाल थे वो कहीं पीछे छूट गए। सत्ता में बैठी बीजेपी जवाबदेही से आंखें नहीं मूंद सकती है। अगर बच्चे गलत हाथों में खेल रहे थे तो उन्हें सही रास्ता दिखाना किसका काम था? शिक्षा मंत्रालय ने वक्त रहते संवाद क्यों नहीं स्थापित किया? छात्रों की बात सुनने में इतनी देरी धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों हुई? जब देश का युवा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था तो उसका समाधान समय रहते क्यों नहीं निकाला गया? देश की शिक्षा व्यवस्था को सही रखने की पहली जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी बताइए किसकी है? पेपर लीक हुआ, गिरफ्तारियां हुई, एक्शन हुआ, लेकिन बच्चे और उनके मां बाप से संवाद कहां हुआ? किसने किया? बात करनी नहीं चाहिए थी? बात होती रहनी नहीं चाहिए थी? इस्तीफा मांग लेना, दूसरी तरफ इस्तीफा ले लेना, इस्तीफा दे देना, बस यही मामला खत्म। सिस्टम बदल जाएगा। अगर सिस्टम को बदलना है तो जड़ों में जाना होगा, रूट कॉज उसे पकड़ना होगा, उसे दुरुस्त करना होगा। क्योंकि असंतोष जब हथियार बनकर गलत हाथों में जाता है तो ऐसी ही तस्वीरें आती है जो जंतर मंतर से आई है। और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली के बॉर्डर से भी जो तस्वीरें सामने आई है, आज समझना जरूरी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत के लिए कूच किया और जब उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया तो बॉर्डर से लौट गए। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मांग की थी उस मांग के कुछ बिंदु मान लिए गए हैं। उन्होंने कहा हमें कृषि मंत्री से मुलाकात करनी है। चढ़ूनी जी का बकायदा बयान आया, कहा कि हमने ये मांग की है, हमें मिलने दिया जाएगा कृषि मंत्री से तो हम ये बात मान लेते हैं। लेकिन किसान उस ट्रेड डील के मुद्दे पर दिल्ली में कूच कर रहे थे जो आज तक अभी तक हुई ही नहीं है। उस डील की सच्चाई यह है कि 2 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा की गई। इसके लिए 7 फरवरी 2026 को एक संयुक्त बयान जारी किया गया। बीते 5 महीनों में समझौते की टेबल पर दोनों देश कई बार आए, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच समझौता फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ है, सार्वजनिक हुआ ही नहीं है। डील पर मुहर तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन शुक्र इस बात का कि सरकार यहां पर जल्दी से चेत गई। किसानों ने कहा हम कूच कर रहे हैं, तो कहा भैया क्या चाहिए? कहा हमें बात करनी है। तो कहा ठीक है भाई, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आपकी बात करवा देते हैं। यही तो चाहिए था बच्चों वाले केस में। क्यों देरी कर दी? जो काम जेपी नड्डा आज कर रहे हैं वो तो आज से कुछ दिन पहले भी कर सकते थे। और सच पूछूं तो दिल्ली में जो दंगल चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? केंद्र में भारत की शिक्षा नीति है। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा। जंतर मंतर से संसद तक युवाओं से लेकर विपक्षी नेताओं तक क्या बात कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बताओ? कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, है ना? पेपर लीक के पीछे एजुकेशन सिस्टम की खामियों को उजागर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो भारत की शिक्षा तंत्र को वसूली तंत्र तक बताने में नहीं चूके हैं। मांग हो रही कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। लेकिन मेरा एक सवाल है, छात्रों की असल समस्या का निदान क्या इतना भर है कि इस्तीफा हो जाए? इस्तीफा चलिए मैं एक बार के लिए मान लूं कि हो जाना चाहिए, लेकिन क्या इससे परेशानी का हल निकल जाएगा? मतलब क्या यह गारंटी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उसके बाद कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक बड़ी समस्या है। पता है क्यों? 2009 से 2021 तक इस देश में एक भी शिक्षा मंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। आप जानते हैं ये बात? नहीं। नोट कर लीजिए, 2009 से 2021 तक देश में एक भी शिक्षा मंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पेपर लीक फिर भी होता रहा। जुलाई 2021 से
देश के शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए, है ना? यानी परीक्षाओं की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों के अंदर इतनी दीमक घुस चुकी है कि कोई भी शिक्षा मंत्री उस दीमक का सही तरीके से पेस्ट कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। और वक्त के साथ ये दीमक बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यानी पेपर लीक की समस्या एक नाकाम सिस्टम का उदाहरण है और इसमें कोई शक नहीं कीजिएगा। सवाल यह है कि पेपर लीक का हल है क्या? राइट? हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? हुक्म, इसका एक समाधान निकालकर आपको दिखाती हूं। एक समाधान है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा। पता है क्यों? क्योंकि जब ऑफलाइन परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं, मतलब सवाल तैयार करने के प्रोसेस में कई शिक्षक शामिल होते हैं। फिर सवालों को ट्रांसपोर्ट के जरिए पूरे देश में अलग अलग सेंटर तक पहुंचाया जाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट शामिल रहता है। ये मैं किसकी बात कर रही हूं? जो कंप्यूटर से नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन पेपर कई लोगों के हाथों से होता हुआ बच्चों तक पहुंच जाता है। यानी परीक्षा सेंटर से कई स्टाफ इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। जहां पेपर बना और जहां बच्चों के हाथ में आया, उसके बीच बहुत से पड़ाव हैं और लूप होल इन्हीं पड़ावों में है। इनमें से कोई भी कड़ी अगर कमजोर हुई तो पेपर लीक हो गया। ये लीक करने वाला माफिया फौरन उसी कमजोर कड़ी को पकड़ता है और काम शुरू कर देता है। सवाल पहले से ही लीक हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन परीक्षाओं में अलग तस्वीर बनती है। इसमें कोई फिजिकल पेपर नहीं होता। जो प्रश्न तैयार करते हैं उन्हें भी बस सवालों का सेट तैयार करना होता है। फिर कंप्यूटर क्या करता है जानते हैं आप? रैंडमाइज्ड क्वेश्चन सामने डालता है। उसके सीक्वेंस जो है बहुत रैंडम तरीके से रखता है। इससे हर स्टूडेंट को अलग सीक्वेंस में सवाल मिलते हैं। यानी कोई अगर सवाल लीक भी करे तो इसका फायदा ना के बराबर मिलेगा। भारत में ज्यादातर बड़ी परीक्षाएं इसी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होने लगी है। क्या है? उसे क्या कहते हैं? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जीईई मेन, जीईई एडवांस्ड, गेट, कैट, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं अब सीबीटी से होती है। यानी पेपर लीक के समाधान के लिए तेजी से टेक्नोलॉजी का सहारा भारत में शुरू हो गया। नीट पेपर लीक के बाद 2027 के इस परीक्षा को भी कंप्यूटर बेस्ड करने का ऐलान हो चुका है। मतलब पेपर लीक की समस्या को खत्म करने का एक ऑप्शन यहां मौजूद है। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार में भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है? क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही आरोप लगा रहा है। तो मैं आपके सामने आंकड़े रख देती हूं, आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है? मनमोहन सिंह सरकार के वक्त यानी 2013 से 14 में इस देश में 180 स्टूडेंट पर एक स्कूल हुआ करता था। आज की तारीख में 168 स्टूडेंट के लिए 168 स्टूडेंट के लिए एक स्कूल है। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त यानी 2013-14 में इस देश में एक टीचर पर 27 बच्चे थे। आज की तारीख में एक टीचर पर 25 बच्चे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 56% स्कूलों में बिजली हुआ करती थी। आज ये हो गई है 92%। उस वक्त की सरकार सिर्फ 24.4% स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई करवाया करती थी। आज ये हो गई है 64.7%। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त सिर्फ 8% स्कूलों में इंटरनेट हुआ करता था। आज ये बढ़कर हो गया है 63.5%। और अंतर कितना है मनमोहन सरकार और कांग्रेस सरकार में? अंतर कितना है? बरसों बरस का है क्या? कितने सालों का है? मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 14.9% स्कूलों में स्मार्ट क्लास हुआ करती थी।
आज ये दुगनी हो गई है, 30.6%। उस वक्त की सरकार, भारत सरकार जो उस वक्त थी, जीडीपी का 3.3% शिक्षा पर खर्च किया करती थी। आज इसे बढ़ाकर 4.6% कर दिया गया है, जबकि इसको होना और ज्यादा चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये भरपूर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। यानी शिक्षा का जो पैमाना होता है, उससे आप ये बताते हैं कि किसी देश का एजुकेशन स्ट्रक्चर सुधरा है कि बिगड़ा है। इस पैमाने पर कांग्रेस सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में चीजें बेहतर हुई है, बेहतर ही हुई है, परफेक्ट नहीं हुई है, शानदार नहीं हुई है। वो जिसे कहते हैं ना अमेजिंग, वो नहीं हुई है, लेकिन पिछली सरकारों से अभी बेहतर हुई है। अब आप कहेंगे मैडम ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दी आपने, शिक्षा प्रणाली भी कोई चीज होती है कि नहीं, उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ? हुक्म, ये न्यूज की पाठशाला है। हमने आपसे वादा किया है कि पढ़ाएंगे ऐसा जैसा किसी ने कभी नहीं पढ़ाया होगा। आपके मन में भारत की शिक्षा प्रणाली पर सवाल है, उस पर भी जवाब दे देती है। भारत में मोदी सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, है ना, NEP, यानी शिक्षा नीति में बदलाव 2020 में हुआ। उससे पहले का हाल आपको पता है क्या था? भारत में आखिरी बार 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। उसके बाद 34 साल लग गए देश को एजुकेशन पॉलिसी लाने में। 1986 में जब एजुकेशन पॉलिसी बनी तो उसमें नियम था कि हर 5 साल में इसे रिव्यू किया जाएगा। कितने साल में? हर 5 साल में। लेकिन 1992 में आखिरी बार इसे रिव्यू किया गया, उसके बाद ये रिव्यू ही नहीं। और भारत की शिक्षा नीति की तरफ किसी सरकार ने, बात सच है कि झांका तक नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब 2015 में नई शिक्षा नीति पर काम शुरू हुआ और इस दौरान पूरी दुनिया बदल भी गई। 1991 में उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ, मतलब भारत ने दुनिया के लिए अपना बाजार जब खोला, देश में कंप्यूटर क्रांति हुई, हमने अपनी शिक्षा नीति को वक्त रहते अपडेट करने की जरूरत तब समझी ही नहीं। 2020 में जाकर देश में नई शिक्षा पद्धति लागू हुई। अब सवाल है कि क्या भारत में आज की जरूरत के हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी लागू है? हाँ हुक्म, अब ये लागू है। लेकिन 1992 से लेकर 2015 तक इस देश में शिक्षा को लेकर कोई क्रांति हुई ही नहीं। कहीं किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि देश में एजुकेशन पॉलिसी पैरालिसिस है तो क्यों है। अब शिक्षा को लेकर हम जागे हैं और बहुत अच्छी बात है। जब जागे हैं तो सवेरा भी होगा। किसी देश का एजुकेशन सिस्टम उस देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वो सही रहेगा तो देश सही दिशा में चलेगा। पढ़ा लिखा समाज लोकतंत्र को मजबूत करता है और इसीलिए आज जब देश और देश का युवा शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछ रहा है तो उसका जवाब किसी और को नहीं, शिक्षा मंत्री को ही आकर देना होगा। और इसीलिए आज जोरदार बहस हो रही है।